Hello everyone. In today's video I will discuss about pedigree analysis. Now pedigree analysis क्या होता है? मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर ट्रेट ले रहे हैं और ध्यान रखेंगे इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन. Characters which are controlled by single gene can be studied through pedigree analysis. Means monogenic जो traits हैं, qualitative traits हैं, Mendelian traits हैं, तीनों वर्ड एक ही बात है, चाहे वो monogenic हो, qualitative हो, Mendelian traits हो, only these characters can be studied through pedigree analysis. अब pedigree analysis है क्या? एक एग्जाम्पल लेते हैं, फ्री ईयर लॉब, फ्यूज्ड ईयर लॉब. अब जैसे अगर आप पिन्ना को होल्ड करके देखें, जहाँ पर ये हम क्या पहनते हैं, जहाँ पर हम लेडीज़ ईयर रिंग्स पहनते हैं, तो वहाँ पर आप उस ईयर लोब को होल्ड करके देखेंगे कि वो लोब आपके जो है चिक रीजन के साथ जो है वो अटैच्ड है या फ्री है. तो फ्री ईयर लोब एंड फ्यूज्ड ईयर लोब. तो फ्री ईयर लोब एंड फ्यूज्ड ईयर लोब ये एक मेंडेलियन ट्रेट है, क्वालिटेटिव ट्रेट्स है विच इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन. अब आप क्या करेंगे, आप अपने पेरेंट्स का, अपने ब्रदर सिस्टर का, अपने जो अंकल आंट हैं उनका, आपके जो ग्रैंडफादर्स हैं, बुआ वगैरह हैं, फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, सबका आप नोट डाउन करके रखेंगे फ्री है या फ्यूज्ड है. आपको एक बेसिक एक्सरसाइज कर लेनी है कि सब लोगों का आपको चेक करना है कि उनका जो पिन्ना है वो फ्री है या फ्यूज्ड है, ईयर लॉब फ्री है या फ्यूज्ड है. तो आपके पास एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए कि वो फ्री है या फ्यूज्ड है. अब आगे का जो काम है वो उसके लिए हमें थोड़े से सिंबल स्टडी करने होंगे. आई होप आइडिया हो गया है लिटिल बिट. पहले हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जो पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है. यस, जस्ट हैव ए सिंबल. पेडिग्री एनालिसिस में हम पेडिग्री डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसमें हम कुछ सिंबल्स यूज करेंगे जो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए. ये देखिए, सर्कल जो है, होलो सर्कल रिप्रेजेंट नॉर्मल मेल. दिस मेल इज नॉट हैविंग दैट पर्टिकुलर करेक्टर. यहाँ पर अनएफेक्टेड का मतलब है करेक्टर विच इज अंडर द स्टडी इज नॉट प्रेजेंट हेयर. जैसे मान लीजिए हम हीमोफीलिया के केस में कर रहे हैं, तो ये तो डिजीज का हो गया, हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिक्कल सेल एनीमिया. तो जितने भी वो करेक्टर्स हैं जो एक जीन से कंट्रोल होते हैं, हम उनको स्टडी कर सकते हैं. कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, फ्री ईयर लॉब, फ्यूज्ड ईयर लॉब. तो जितने भी करेक्टर एक जीन से कंट्रोल होते हैं उन्हें हम स्टडी कर सकते हैं. तो सिंबल रहेगा सर्कल फॉर फीमेल, होलो सर्कल अनफिल्ड है यहाँ पर, ये दिस इज फॉर फीमेल एंड दिस इज फॉर मेल. अब अगर इन सिंबल्स को हम फिल कर देते हैं, सो दिस इज अफेक्टेड मेल, मीन्स दिस पर्सन इज हैविंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेट. जो भी हम ट्रेट अंडर स्टडी है इट इज प्रेजेंट इन दिस मेल. दिस इज फीमेल. ये जो शेप है दिस इज ऑफ अननोन सेक्स, मीन्स वी डोंट नो द सेक्स ऑफ द पर्सन वेदर इट इज मेल और फीमेल. अगर हमने यहाँ पे नंबर 5 लिखा है, इट मीन्स 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स. और यहाँ पर सर्कल के बीच में अगर हमने डॉट लगा, दिस इज कैरियर फीमेल, हिट्रोजाइगोस कहेंगे जिसको हम, कैरियर फीमेल. So these are unaffected individual, this is female, this is male and this we don't know. These are affected individual. अब यहाँ पर horizontal line, अगर यहाँ पर सर्कल और स्क्वायर के बीच में horizontal line है, this indicate mating among the parents और मैरिज को रिप्रेजेंट करती है. अगर यहाँ पर डबल लाइन है, this is consanguineous mating. Consanguineous mating means mating between relatives, जैसा कि मुस्लिम कम्युनिटीज में होता है कि जो मैरिजेज हैं उनके लिए हिंदू की तरह स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, वो अपने जो नियर एंड डियर हैं उन्हीं के साथ उनकी मैरिजेस हो जाती हैं. ये सिंबल है कि यहाँ पर जो पर्सन है उसकी डेथ हो गई है. दिस इज अपर जो लाइन है दैट रिप्रेजेंट पेरेंट्स, और वर्टिकल लाइन से हम चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पर नॉर्मल पेरेंट को अफेक्टेड मेल चाइल्ड है. एंड व्हाट डज दिस सिंबल रिप्रेजेंट? नॉर्मल पेरेंट विद अफेक्टेड female child. This is normal parent with normal child. This is normal parent with both the affected child, male as well as female, both are affected. So these are some of the pedigree symbol you have to learn and you have to remember which symbol is used for which character or which representation.
हम अपनी एक्सरसाइज पर लोड कर आते हैं, जहां पर मैंने आपको कहा कि आपको अपनी फैमिली में ट्रेस आउट करना है कि फ्री ईयर लोब्ड है या फ्यूज्ड है। सो मान लीजिए ये आपके पेरेंट्स हैं, फर्स्ट जो हैं ये आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, और ये आप लोग हैं। Character was present in male, but it was not present in female. So female was having not character, जो भी हम अंडर स्टडी है, और मेल इज हैविंग दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब यहाँ से देखना है कि यहाँ पर जो इनके 3 सन और 1 डॉटर हैं, जिसमें से एक सन को और एक डॉटर को वो पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रेजेंट है। अब क्या किया, एक और फैमिली है, इसमें ये हस्बैंड वाइफ है, फीमेल अफेक्टेड है, और यहां से उसके पास 2 डॉटर हैं, दोनों में से एक अफेक्टेड है, एक नॉर्मल है। ये दोनों अफेक्टेड हैं, और यहां से देखेंगे कि एक अफेक्टेड है और एक अनअफेक्टेड है। सो सिंबल आई थिंक आपको समझ आ गए हैं किस तरीके से अब हमने लिया है। अब अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा टू फाइंड आउट वेदर द जीन्स आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। देखो अब पेडिग्री एनालिसिस, थोड़ा सा आइडिया आपके माइंड में बन गया होगा। पेडिग्री एनालिसिस क्या है, किसी भी फैमिली में कौन सा कैरेक्टर किस तरीके से इनहेरिट हो रहा है, उसको एक पेडिग्री की चार्ट फॉर्म में लिखना। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया है, कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, जैसे स्ट्रेट हेयर है, करली हेयर है, फ्री ईयर लोब है, फ्यूज्ड ईयर लोब है, उस ट्रेट को लेकर हमने पेडिग्री चार्ट डेवलप किया, और जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है उनको हमने शेडो कर दिया। यहाँ तक ये नॉन साइंटिफिक एक्सरसाइज है, जस्ट एक फन क्रिएटिंग एक्टिविटी है, जहां पर आपने जस्ट शो किया है कि आपकी फैमिली में कौन कौन इंडिविजुअल उससे अफेक्टेड है। मान लीजिए ये आपके पेरेंट्स ना होकर ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और ये आपके फादर हैं, और ये आपकी मदर है, और ये आप हैं। ये देखिए, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी की साइड से हैं, ये आपके फादर है, ये आपके नाना नानी जी हैं, और ये आपकी मदर है, और ये आप हैं। बन गई पेडिग्री। अब किस लिए जरूरत है, अभी तक हमने पढ़ा इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। मेंडल सेलेक्टेड टॉल पी प्लांट, dwarf, then round, wrinkled and carried out controlled crosses. कंट्रोल्ड क्रॉसेस मीन्स वेयर मेंडल वॉज फ्री टू चूज कि मेरे इस एक्सपेरिमेंट में ये मेल है, ये फीमेल है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट ह्यूमन एथिक्स अलाउ नहीं करते हैं, बिकॉज अपने यहाँ पर्टिकुलर मैरिज सिस्टम है, और जो मीटिंग है दे आर ओनली अलाउड बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। सो मेंडल की तरह इस तरह के कंट्रोल्ड जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम है वो हम ह्यूमन बीइंग में कैरिड आउट नहीं कर सकते। एक रीजन की पेडिग्री एनालिसिस की जरूरत क्या है कि जो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेंडल ने पी प्लांट पर किए, उस तरह के एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बीइंग पर कैरिड आउट नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारे एथिक्स अलाउ नहीं करते हैं। दूसरा रीजन, जहां पर एनिमल का लाइफ स्पैन ज्यादा है, लाइफ स्पैन बड़ा है, रिप्रोडक्टिव एज को अटेन करने में भी उसको कई साल लग रहे हैं। मान लीजिए जैसे डॉग है, तो डॉग के केस में भी, यहाँ पर डॉग के केस में नो डाउट एथिक्स नहीं है, हम अपनी मर्जी के डॉग के जो हैं ले सकते हैं एज ए पेरेंट्स, एंड मीटिंग कैन बी कैरिड आउट, बट वहां पर क्या है, क्योंकि लाइफ स्पैन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोजेनी पर जनरेशन कम है, तो एक साइंटिस्ट वेट ही करता रहेगा कि कब उसको पता चले कि फर्स्ट जनरेशन में किस तरह का करेक्टर आया है, सेकंड जनरेशन में कितना। अगर हम पी प्लांट की बात करें, लाइफ साइकिल जस्ट 2 to 3 मंथ में कंप्लीट हो जाती है, और एक प्लांट एक ही जनरेशन में हंड्रेड्स ऑफ सीड प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि काव, बफेलो, डॉग के केस में अगर आप मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करें, तो आपको एक साइंटिस्ट अपनी पूरी लाइफ साइकिल में मुश्किल से कुछ ही जनरेशन को स्टडी कर पाएगा, और क्योंकि जो उसमें प्रोजेनी साइज है वो बहुत छोटा है, तो डाटा की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। तो इन दोनों रीजन की वजह से हमारे पास एक बढ़िया सा ऑप्शन है कि हम पेडिग्री चार्ट प्रिपेयर करें, और फिर उस पेडिग्री चार्ट से ये फाइंड आउट करें कि वेदर द जीन आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम। अब पेडिग्री एनालिसिस का सिग्निफिकेंस क्या है?
पेडिग्री एनालिसिस से हम ये पता लगा पाएंगे कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के जीन ऑटोसोम पर हैं या एक्स क्रोमोसोम पर हैं, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर डोमिनेंट जीन की वजह से है या रिसेसिव जीन की वजह से। कैसे? वेरी इजी, लेकिन पीछे के हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इनके जो क्रॉसेस हैं वो आपको माइंड में रखने हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो इस केस में हमारा फर्स्ट रूल क्या है? पेडिग्री के हालांकि कुछ फिक्स्ड रूल नहीं है, लेकिन कुछ हैं जिनको हम 100% जो है वो लागू होंगे। मान लीजिए अगर किसी आपको जो प्रोजेनी, अफेक्टेड प्रोजेनी, उसको फोकस करना है। जैसे अब ये अफेक्टेड है, अगर इस अफेक्टेड प्रोजेनी के दोनों पेरेंट्स नॉर्मल होते, अगर अफेक्टेड प्रोजेनी के दोनों पेरेंट्स नॉर्मल होते, इसका मतलब ट्रेट अंडर स्टडी इज रिसेसिव। जैसे 2 टाल प्लांट को एक ड्वार्फ प्रोजेनी हो सकती है। आई थिंक बहुत इजी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो पहला रूल क्या रहेगा कि अगर आपको अफेक्टेड प्रोजेनी, आपका सबसे पहले जो है आपकी जो निगाह है वो अफेक्टेड प्रोजेनी पर जानी चाहिए, और फिर आपको देखना है कि क्या अफेक्टेड प्रोजेनी के पेरेंट्स नॉर्मल हैं। तो यहाँ पर मेरा पहला रूल जो है आउट हो रहा है, यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, रूल आउट हम इसको कर पा रहे हैं, बिकॉज ये जो अफेक्टेड प्रोजेनी है इसके पेरेंट्स भी अफेक्टेड हैं, ये जो अफेक्टेड प्रोजेनी है इसके पेरेंट्स भी अफेक्टेड है। इसका मतलब वी आर नॉट श्योर कि डिजीज रिसेसिव जीन की वजह से है। अब अपने पास आएगा कि डोमिनेंट भी हो सकती है और रिसेसिव भी। अब दूसरा जो रूल है वो शॉर्ट ही नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा वेटेज दे देता है। अगर कोई कैरेक्टर हर जनरेशन में अपीयर हो रहा है तो बराबर चांसेस हैं कि वो डोमिनेंट जीन की वजह से होगा, बिकॉज रिसेसिव कैरेक्टर जनरेशन को स्किप करते हैं। जैसे आपने मेंडेलियन क्रॉस में पढ़ा, व्हेन टॉल वाज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ, F1 में सारे टॉल थे, लेकिन F2 में फिर टॉल के साथ ड्वार्फ आ गया। तो जनरली रिसेसिव कैरेक्टर हर जनरेशन में अपीयर नहीं होते हैं। तो ये रूल हमारा किस और इशारा कर रहा है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो हो सकता है डोमिनेंट हो, बट अभी हम श्योर नहीं हैं। क्यों श्योर नहीं है? अब आप इधर देखिए, इन पेरेंट्स में अगर मैं मानती हूं कि ये कैरेक्टर डोमिनेंट की वजह से है, तो इसमें कम से कम एक कैपिटल ए होगा। कम से कम एक, क्यों? क्योंकि यहां देखिए ये पेरेंट्स कैसा होगा? स्मॉल ए। अब हम मान रहे हैं इफ दिस कैरेक्टर इज ड्यू टू डोमिनेंट जीन, तो यहां पर इसके पास एक कैपिटल ए होगा और यहां पर क्या होगा? स्मॉल ए। तो इन दैट केस ये प्रोजेनी कैसी होगी? कैपिटल ए स्मॉल ए। सेम केस यहां से है, ये कैपिटल ए है और ये हमें मालूम है 100% क्या होगा? स्मॉल ए। तो इस केस में देखिए ये जो प्रोजेनी है वो कैसी होगी? कैपिटल ए, और इन पेरेंट्स को ये कैपिटल ए वाली प्रोजेनी हो सकती है और यहाँ स्मॉल ए भी हो सकती है। तो कुछ हद तक हमने पेडिग्री को जस्टिफाई कर दिया है। ध्यान रखना है, मानना सिर्फ हमें एक ही जगह है। यहाँ पर हमने माना है सपोज कैरेक्टर इज ड्यू टू डोमिनेंट जीन। अगर कैरेक्टर डोमिनेंट जीन की वजह से है तो सीधी सी बात है जो नॉर्मल पर्सन होंगे वो सारे कैसे होंगे? स्मॉल ए। तो कुछ हद तक पेडिग्री जस्टिफाई हो गई है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि क्या पता रिसेसिव हो और हर जनरेशन में वो एक्सप्रेस कर गया हो। कैसे? अब आप ये देखिए, अब हम मान रहे हैं कि सपोज ट्रेट अंडर स्टडी इज ड्यू टू रिसेसिव जीन। अब रिसेसिव जीन होगा तो बेटा हमें इसका क्लियर होगा कि अगर रिसेसिव जीन की वजह से तो ये कैसा होना चाहिए? स्मॉल ए। सीधा इधर आ जाना है, क्योंकि मैं बार बार पढ़ा रही हूँ, हर साल पढ़ा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान आ जाता है कि यहाँ पर हमें देखना है। ये देखिए, जब आप 2 ड्वार्फ प्लांट की मीटिंग कराएंगे, क्रॉसिंग करेंगे, तो आपको सारे कैसे मिलने चाहिए? ड्वार्फ। तो इस केस में क्या नहीं मिल सकता? टॉल। मैं सीधा यहाँ आई हूँ, आप यहाँ से आगे चल के आ सकते हैं। जैसे आपने शुरू में क्या किया, या ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए होगा, तो नो डाउट यहाँ से नॉर्मल भी हो सकते हैं, अफेक्टेड भी, लेकिन हमें इसकी श्योरिटी है ये स्मॉल ए और ये भी कैसा? स्मॉल ए। अगर कैरेक्टर रिसेसिव जीन की वजह से है, अगर हमारा ये कैरेक्टर जो अंडर स्टडी है रिसेसिव जीन की वजह से है, तो ये प्रोजेनी नॉर्मल नहीं हो सकती। इसका मतलब अब अपना आंसर क्या रहा? ट्रेट अंडर स्टडी इज ड्यू टू
डोमिनेंट जीन। किसकी वजह से है? डोमिनेंट जीन की वजह से है ये, राइट। एक एग्जांपल और लेंगे। अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि जो करेक्टर है दैट इज ड्यू टू एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम। अब जब भी आपका एक्स क्रोमोसोम को स्टडी करना है तो आपको हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंड के क्रॉस याद रखने हैं। अगर कोई फीमेल, ये देखिए, अगर कोई फीमेल, अब हमने ये देख लिया कि डोमिनेंट ट्रेट है, रिसेसिव तो है नहीं, कैसा है? डोमिनेंट। अब हम देखते हैं कि एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक, सॉरी ऑटोसोमल है। मेल को मान लीजिए कलर ब्लाइंड है, तो मेल को क्या हो सकता है? यहाँ पर कलर ब्लाइंड मेल जो है कब हो सकता है? जब ये फीमेल कैरियर हो। अगर ये फीमेल कैरियर है तो उस केस में यहाँ पर जो, अगर ये फीमेल कैरियर है और मेल कैसा है? कलर ब्लाइंड, तो उस केस में जितनी भी फीमेल होंगी सारी कैसी होंगी? कलर ब्लाइंड। और मेल दोनों टाइप के हो सकते हैं, नॉर्मल एज वेल एज कलर ब्लाइंड। यहाँ पर देखेंगे ये फीमेल, यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ कलर ब्लाइंड का एग्जांपल लिया है तो सेम कलर ब्लाइंड से ये भी जस्टिफाई होनी चाहिए। ये फीमेल कलर ब्लाइंड है तो इसकी जो डॉटर है वो कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती। तो ये जो लाइन है ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है बिकॉज मेल नॉर्मल है। हमें मालूम है कि मेल के पास कलर ब्लाइंड का जीन नहीं होगा। एक्स लिंक्ड डॉटर, एक्स लिंक्ड फीमेल अगर कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड फीमेल कैन नेवर हैव कलर ब्लाइंड डॉटर। तो यहाँ से जो हमारी पेडिग्री है, यहाँ से जो हमारा जो हम डिस्कस जो कर रहे थे वो रूल आउट हो गया है कि दिस इज नॉट एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। अगर हम माने कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में क्या होगा? ये देखिए एक्स क्रोमोसोम है और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं हो सकती है ये पेडिग्री। क्यों? बिकॉज ये जो एक्स क्रोमोसोम है वो डॉटर में आएगा तो नो डाउट डॉटर तो डिजीज्ड हो गई है, लेकिन सन डिजीज्ड कब होगा? सन डिजीज्ड कब होगा? जब मदर के पास भी वो डोमिनेंट जीन है। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, बट पीछे के जो क्वेश्चंस आपने किए हैं उन क्वेश्चंस के अगर रिजल्ट आपको ध्यान है बहुत जल्दी से आप क्रॉस को एनालाइज कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि अगर ये करेक्टर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो सीधी सी बात है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रेट में नॉर्मल फीमेल को अफेक्टेड सन नहीं हो सकता। तो ना तो ये पेडिग्री एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। लास्ट देखते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्यों नहीं है? बिकॉज नॉर्मल फीमेल को कलर ब्लाइंड सन नहीं हो सकता। सॉरी, इसमें हम डोमिनेंट करेक्टर लेंगे। डोमिनेंट जो करेक्टर है, मान लीजिए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट फीमेल है, यहाँ पर फीमेल नॉर्मल है, नॉर्मल फीमेल को एक्स लिंक्ड डोमिनेंट सन नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कहा था एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज अगर इस फीमेल को हीमोफीलिया है और मेल नॉर्मल है तो यहाँ पर फीमेल के, डॉटर फीमेल के हीमोफिलिक होने के चांस 0% है। बिकॉज इस केस में हीमोफिलिक डॉटर का बर्थ नहीं हो सकता। बिकॉज हीमोफिलिक डॉटर के लिए क्या जरूरी है कि फादर 100% कैसा होना चाहिए? हीमोफिलिक। तो ना तो हमारी पेडिग्री एक्स लिंक्ड रिसेसिव में जस्टिफाई हुई है ना एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये हीमोफिलिक फीमेल को, मेल नॉर्मल है, नॉर्मल मेल को हीमोफिलिक डॉटर नहीं हो सकती। तो ये हमारी पेडिग्री कैसी हो गई? एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होगी। और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैसे? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में नॉर्मल फीमेल को एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट वाला सन नहीं हो सकता। तो ये जो पेडिग्री है हमने दोनों जगह इसको जो है रूल आउट कर दिया है कि ये चांसेस नहीं है। तो व्हाट विल बी द आंसर? दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो यहाँ पर हमने रूल क्या बताए हैं? जितने भी अफेक्टेड प्रोजेनी है उनके पेरेंट्स को देखना है। अगर कहीं पर भी अफेक्टेड प्रोजेनी के पेरेंट्स नॉर्मल मिलते हैं, कोई डाउट नहीं रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसका मतलब वो रिसेसिव ट्रेट है। लेकिन अगर प्रोजेनी के पेरेंट्स भी अफेक्टेड है, इसका मतलब वो डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी। दूसरा रूल क्या बताया है कि अगर कोई करेक्टर हर जनरेशन में अपीयर हो रहा है तो बराबर चांस है उसके कि वो करेक्टर डोमिनेंट जीन की वजह से होगा। तीसरा रूल क्या बताया है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट वाला सन कब होगा? जब मदर कैसी होगी? मदर में वो ट्रेट होगा। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट अगर फीमेल में प्रेजेंट है तो उसके सन में आएगा। अदरवाइज नॉर्मल फीमेल को एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट सन नहीं हो सकता।
और इसी तरह एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट फीमेल में कब आएगा, जब उसका फादर जो है वो अफेक्टेड होगा। सो ये अपने कुछ रूल्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर क्या है, दिस इज नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल। ये देखिए पहला रूल, ये सन जो है वो नॉर्मल पेरेंट्स को है, ये डॉटर जो है यहाँ पर देखिए ये सन जो है वो भी नॉर्मल पेरेंट्स को है। अब नॉर्मल पेरेंट्स को अगर अफेक्टेड प्रोजेनी है, इट मीन्स ये जो करेक्टर है वो 100% कैसा है, रिसेसिव है। 100% कैसा है, रिसेसिव है। क्योंकि अगर फीमेल यहाँ पर कैरियर होगी, देखो एक्स लिंक्ड हम बाद में आते हैं, अभी हमने एक कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं कि ये डोमिनेंट नहीं है, ये कैसा है, रिसेसिव। आधा काम हमारा हो गया। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या ऑटोसोमल, सॉरी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या ऑटोसोमल। सीधा सीधा इधर आएंगे। ये देखिए, अगर हमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव देखना है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव फीमेल कब हो सकती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव फीमेल कब हो सकती है, जब फादर तो हीमोफिलिक हो और मदर कम से कम क्या हो, कैरियर। और इस केस में हमारा आंसर क्या आ रहा है कि अगर मदर कैरियर है, अगर मदर कैरियर है तो उस केस में हमारे पास जो सन है वो भी हीमोफिलिक हो सकता है और डॉटर भी क्या हो सकती है, हीमोफिलिक। कब, जब मदर कैरियर है। अब मदर कैरियर है ये हमें मानना पड़ रहा है यहाँ पर। और यहाँ देखिए, यहाँ दोनों हमने कैसे लिए हैं, डोमिनेंट। एक सिंबल लिखते हैं, ये मान लीजिए रिसेसिव है तो 100% है, ये कैपिटल ए, और ये भी क्या होगा, कैपिटल ए। पहले हम ऑटोसोमल देख रहे हैं तो ये सीधी सी बात है, कैसा होगा, स्मॉल ए, राइट। तो इस तरह की क्रॉसिंग में हमारे पास नॉर्मल पेरेंट भी आ सकता है और अफेक्टेड भी। ये देखो स्मॉल ए, स्मॉल ए। अब ये जो प्रोजेनी है इसमें रिसेसिव है, इट मीन्स ये जो सेकंड जनरेशन में ये पेरेंट्स हैं ये भी कैसा होगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए। लेकिन ध्यान रहे इसको हमने माना है, मानना सिर्फ हमें एक स्टेज पर है। यहाँ पर हमने क्या माना है, सपोज करेक्टर इज ड्यू टू रिसेसिव जीन, क्योंकि रिसेसिव जीन हमें क्लियर है। यहाँ पर हमने माना है सपोज करेक्टर इज ड्यू टू ऑटोसोमल जीन, तो ऑटोसोमल में मेल के पास भी 2 जीन होंगे, फीमेल के पास भी। तो इस केस में ये हमारी पेडिग्री जस्टिफाई हो गई है। तो ये भी कैसा होगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए। अगर हम इसको मानकर चलते हैं तो ये कैपिटल ए, स्मॉल ए होगा। क्यों, ये कैपिटल ए नहीं हो सकता, बिकॉज इसके पेरेंट क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल ए। तो यहाँ पर ये है कैपिटल ए, कैपिटल ए। अब हमें ये भी मानना पड़ेगा कि ये कैसा होना चाहिए, कैपिटल ए, स्मॉल ए। यहाँ पर भी ये मानकर ही ये पॉसिबिलिटी हमें मिल रही है। मान लीजिए हम माने कि ये कैपिटल ए है, तो उस केस में हमें रिसेसिव प्रोजेनी नहीं मिलेगी। तो अपने पास यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, हमें मानना सिर्फ फर्स्ट स्टेज पर है। सो कुछ हद तक हमारी पेडिग्री जस्टिफाई हो गई है कि अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है तो यस आ सकता है। अब हम देखते हैं कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या नहीं है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव हम इसे कैसे चेक करेंगे, यस। अब हमें एक्स लिंक्ड ट्रेट लेकर चलना है, और एक्स लिंक्ड ट्रेट में हम क्या लेंगे, सपोज ये कलर ब्लाइंड का है तो मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ। ये हमें मालूम है ये कैसा होगा, XCY, और ये नॉर्मल मेल है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ XY। तो इस केस में फीमेल कब कैसी लिखनी है हमें, XCX। मैं दूसरा वाला रिप्रेजेंटेशन लिख रही हूँ सिंप्लिसिटी के लिए कि एक ही जीन है। सो ये जो फीमेल है दिस इज कलर ब्लाइंड, कैरियर है फॉर कलर ब्लाइंड। मेल जो है नॉर्मल, तो इस केस में कलर ब्लाइंड सन हो सकता है। अब जो कलर ब्लाइंड सन है, अब आगे जो है कलर ब्लाइंड मेल को कलर ब्लाइंड सन नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता, जब फीमेल कैसी होगी, यहाँ पर देखिए फीमेल फिर कैरियर होगी, तभी हम इस पेडिग्री को जस्टिफाई कर सकते हैं। इस पेडिग्री को हमने किसके बेस पे जस्टिफाई किया है कि अगर ये कैरियर है तब ही ये ऐसा हमें रिजल्ट्स मिल सकता है, राइट।
सो यहाँ पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ देख लेते हैं, ये फीमेल कलर ब्लाइंड है। ये देखिए आप, अगर आप बहुत जल्दी से समझ पा रहे हैं तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि ये हमारी पेडिग्री जस्टिफाई नहीं हो रही है और अभी हम इसे रॉन्ग करने वाले हैं। यस, ये देखिए, इस कलर ब्लाइंड फीमेल का सन कैसा होना चाहिए था? कलर ब्लाइंड। ऊपर हमारी पेडिग्री जस्टिफाई हो पा रही है लेकिन यहाँ नहीं हुई, इसलिए कह रही हूँ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जो स्टेटमेंट मैं यूज कर रही हूँ, जितने क्रॉसेस के रिजल्ट्स आपको याद रहेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार आप पढ़ रहे हैं तो भी याद हो रहे हैं। जैसे कलर ब्लाइंड फीमेल के सारे सन कैसे होने चाहिए? कलर ब्लाइंड। ये तो सिंपल सी बात है। तो इस कलर ब्लाइंड फीमेल का सन कैसा है? नॉर्मल। इसका मतलब ट्रेट अंडर स्टडी इज नॉट एक्स लिंक्ड रिसेसिव। यहाँ पर हमारी जो पेडिग्री है वो रिजेक्ट, रूल आउट हो गई है कि ये जो हमने माना था सबसे पहले कि इट इज एक्स लिंक्ड जीन, नो, अवर पेडिग्री इज नॉट एक्स लिंक्ड, अवर पेडिग्री इज ऑटोसोमल रिसेसिव। सो कैसी पेडिग्री है? ऑटोसोमल रिसेसिव। एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहले आपको अफेक्टेड प्रोजेनी पर नजर डालनी है। यू हैव टू फोकस ऑन अफेक्टेड प्रोजेनी। अगर कहीं पर भी, जैसे यहां नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो यहां से देखकर आप क्या कहेंगे? इनको देखकर आप कहेंगे डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी, लेकिन आप इन्हें देखिए, ये दोनों नॉर्मल है, ये अफेक्टेड, 100% कैसा होगा? रिसेसिव। एक और आपको कहीं एक जगह भी अगर आपको मिल जाता है पेरेंट्स नॉर्मल है, प्रोजेनी अफेक्टेड, इट मींस ट्रेट अंडर स्टडीज रिसेसिव। अब दूसरा, एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है? एक्स लिंक्ड में आपको दो चीजें याद रखनी है। अगर फीमेल हीमोफिलिक है, फीमेल कलर ब्लाइंड है, तो सारे सन कैसे होंगे? कलर ब्लाइंड। अगर मेल कलर ब्लाइंड है तो फीमेल नॉर्मल होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तो हमने इसको जस्टिफाई कर दिया कि सपोज हम, और एक चीज और भी बात है, मानना आपको, अजम्पशन जो है, सपोज जो है वो आपको एक ही जगह करना है। जैसे यहाँ पर ये जो फीमेल है वो कैरियर हम लेकर चले, अगर इसको लेकर पेडिग्री हर जगह सेटिस्फाई हो जाती है तभी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ सीधे सीधे हमारी पेडिग्री रिजेक्ट हो रही है। अब हम कंपेयर करेंगे ऑटोसोम से। ऑटोसोम में भी नो डाउट हमने यहाँ और यहाँ माना था, लेकिन दोनों को कंपेयर करें तो हमारी पेडिग्री का वेटेज किस तरफ जा रहा है? ऑटोसोमल रिसेसिव। वो पेडिग्री हमारी एक्स लिंक्ड नहीं है, तो सीधी सी बात है, एक्स लिंक्ड नहीं है तो कैसी होगी? ऑटोसोमल रिसेसिव। अब हम फटाफट से थ्योरी पोर्शन पढ़ सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस, आई थिंक अब आपके लिए इनको रीड आउट करना बहुत इजी रहेगा, इसलिए मैंने लिखे हैं ताकि अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो यू कैन यूज दीज लाइंस। बाकी टोटली टॉपिक जो अपना अंडरस्टैंडिंग है। पेडिग्री एनालिसिस में हम पेडिग्री चार्ट प्रिपेयर करते हैं और पेडिग्री चार्ट की हेल्प से वी कैन स्टडी pattern of inheritance of characters in human and other animals which are having larger lifespan, lower number of progeny per generation, because जो मेंडेलियन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है वो तरीका हम इन एनिमल्स पे फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज एक तो लाइफ स्पैन बड़ा है, नंबर ऑफ प्रोजेनी कम, और ह्यूमन के केस में हमारे एथिक्स इस तरह के क्रॉसेस को अलाउ नहीं करते हैं। सो पेडिग्री एनालिसिस से हम ये जान पाएंगे कि कोई भी पर्टिकुलर ट्रेट है उसके जीन ऑटोसोम पर हैं या सेक्स क्रोमोसोम पे हैं, वो कोई पर्टिकुलर ट्रेट डोमिनेंट जीन की वजह से है या रिसेसिव जीन की वजह से है। और एक और खास बात याद रखनी है, अब स्किन कलर का जो इनहेरिटेंस है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब कोई पर्सन ब्लैक है और व्हाइट है, अब आप प्रोजेनी को यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू नहीं समझ सकते हैं कि आप उसे गोरा दिखाएं, काला दिखाएं, सांवला दिखाएं, सो मैनी ग्रेड्स आर देयर, तो किस तरीके से आप उनको वहां पर मेंशन करेंगे वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सो पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू सिर्फ वो ही कैरेक्टर्स स्टडी कर सकते हैं जो क्वालिटेटिव हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स मींस मोनोजेनिक, मोनोजेनिक मींस जीन विच आर कंट्रोल्ड बाय कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन। ओनली क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स कैन बी स्टडीड थ्रू पेडिग्री एनालिसिस। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को हम स्टडी नहीं कर सकते।